नमस्कार, चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी पर आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने काले धन को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है। अब इस देश में काले धन को लेकर जो जांच होगी वो एक एसआईटी के तहत होगी और उसे 2 सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जिसका नेतृत्व करने वाले हैं। ये बड़ा फैसला माना जा रहा है, वो इसलिए भी क्योंकि सरकार से जांच के लिए जो पूरी जो शक्तियां थी, जो सारे पावर्स थे सरकार के पास, उसे लगता है कि शायद कोर्ट ने छीन लिया है। हमारे साथ विश्वबंधु गुप्ता जी हैं। विश्वबंधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से तो ये कह दिया कि सरकार के जांच पर कोर्ट को कोई भरोसा नहीं है। इससे ज्यादा कहा है, ये तो कहा ही कहा है। उन्होंने सरकार के हाथ से ही जांच छीन ली है। क्या मतलब? देखिए, ये मामला एक्चुअली 2007 में किसी ने पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, और पीआईएल किस ग्राउंड पे फाइल किया एक टैक्स पेयर ने कि साहब ऐसा है कि मैं तो टैक्स पे करता हूं, और ये इंफॉर्मेशन स्विस बैंकर्स एसोसिएशन ने एक स्टेटमेंट निकाला, जो बैंकों की जो एसोसिएशन है, कि हमारे पास जो टोटल कंट्रीज से पैसा है उसमें इंडिया का पैसा सबसे ज़्यादा है, इंडियंस का 1.4 ट्रिलियन है। तो साहब इन्होंने सरकार को नोटिस इशू कर दिया। तो इनको पूरे फाइनेंस मिनिस्ट्री को नोटिस भेजे गए कि ये जो सारी रिपोर्टें छपी हैं, आपने इसके ऊपर क्या कार्रवाई की। फाइनेंस मिनिस्टर जो थे, जब तक ये मामला आया तब तक ये हमारे प्रणब मुखर्जी जी जो फाइनेंस मिनिस्टर बन गए थे। वहाँ उनके वकील ने बोला साहब ऐसा है कि वो लोग जो है उनके सब अकाउंट सीक्रेट हैं, वो किसी को नहीं देते हैं। उनका ये जो सीक्रेसी का जो ये उनका जो ट्रेडिशन है, ये 150 साल पुराना है, वो है भी 150 साल पुराना, और हम जो है नहीं देते, और इसलिए ये देते नहीं है तो हम कुछ कर नहीं सकते। ना हमारे पास उनकी कोई ऐसी कोई हमारे पास ताकत जिससे हम ला सकें, क्योंकि वो तो देते नहीं है। लेकिन अमेरिका वालों ने तो सारे नाम और सारे अकाउंट सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई और टैक्स जमा करवाए। ऐसा है, ऐसा होता है मनीष जी, जब कोर्ट को सरकार से सारी ताकत पावर छीननी होती है तो पहले वो दिखाती है कि ये सरकार जो है कितनी झूठी, कितनी जानबूझकर बदमाशी कर रही। देखिए, आप समझ गए मेरी बात को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हर चीज में नहीं कर सकती, पहले तो आपसे जवाब मांगेगी ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो क्रिमिनल एक्ट है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए टैक्स का मामला नहीं है, पता नहीं किसका पैसा है, चोरों का है, गुंडों का है, लफंगों का है, नारकोटिक्स डीलर का है, पाकिस्तानी एजेंटों का है, इंडिया के अंदर किसका पैसा है, ये पहली बात। और दूसरा बात ये है कि आप इतना स्लो क्यों चल रहे हैं, आप इतना स्लो क्यों चल रहे हैं। उसके ऊपर प्रणब मुखर्जी का जो एटीट्यूड था, आप देखिए पिछले 2 साल के अखबार उठा लीजिए, इतना बदतमीजी भरा था। लिंचनस्टाइन एक अलग टैक्स हेवन है, जर्मनी से जुड़ा हुआ है। वहां पे जर्मन्स ने कोई एक लिस्ट खरीद ली एक आदमी से, अकाउंटेंट से, जो इंडियंस भी खरीद सकते थे, हमारी सरकार ने नहीं खरीदी। खरीदने के बाद उनको वहां पे कुछ 30-40 इंडियंस के नाम मिले, वो उन्होंने वैसे इंडियन गवर्नमेंट को उन्होंने अपना टैक्स ले लिया। उन्होंने कहा आपके भी कुछ लोग हैं, आप इनसे टैक्स ले लो। वो आ गया यहाँ पर, उसके ऊपर बैठ गए। तो लिंचनस्टाइन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा वहां पर तो आपको मालूम है कि ये कौन लोग हैं, ये इनके पहले नाम बताइए हमको। बोले साहब हम नाम नहीं बताएंगे। आप क्या नाम नहीं बताएंगे? बोले हमारी इनके खिलाफ इनकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप इन्वेस्टिगेशन फास्ट कीजिए, हमको चाहिए डे टू डे प्रोग्रेस चाहिए। कोई साफ जवाब नहीं, हम नहीं जवाब देंगे। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है जर्मनी के साथ, उसमें हम नाम नहीं दे सकते। ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जर्मनी तो एक दूसरे देश की, लिंचनस्टाइन कोई जर्मनी का पार्ट थोड़ी है। सही बात है। तो वो उसकी आपको दे रहा है कि आप इनसे टैक्स ले लीजिए, और ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, झूठ पे झूठ एफिडेविट फाइल हो रहे हैं। देखिए, ये मनीष जी, मैं बोलता हूं भारत के इतिहास में ये पहली सरकार है जिसने सबसे झूठे एफिडेविट भारत सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए। इससे पहले ऐसी कोई सरकार नहीं, एक के बाद एक झूठ कि जर्मन गवर्नमेंट की हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, ये नाम नहीं हम किसी को देंगे। अच्छा, होता ये है
सुप्रीम कोर्ट उन हालत में पूरी सरकार की पावर्स अपने पास ले लेती है जब वो दिखा देती है कि इनकी ना तो सिर्फ नीयत है कुछ काम करने की, ना ये काम कर रहे हैं, और ये मिस्चीवियस नीयत है इनकी कुछ लोगों को फायदा उठाने की। मतलब उसमें पूरा गणतंत्र में जिस तरह से कानून से व्यवस्था चलनी चाहिए, ये लोग जानबूझकर उसको तोड़ने में लगे हुए हैं। आप समझिए, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट आज सरकार के उसमें घुस गई है, छीन लिया है सब कुछ प्रणब मुखर्जी से ब्लैक मनी के बारे में। ये बहुत बड़ा तमाचा है मुंह के ऊपर, मैं आपको समझाऊंगा इसका क्या इम्प्लीकेशन है 2 जजेस को लाने का। लेकिन उससे पहले आपको एक पूरा केस बनाना पड़ता है, क्योंकि कल को तो आपका कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे एक एक करके स्ट्रक्चर्स पास कर करके, आदेश पास कर करके, एफिडेविट मांग करके इन्होंने पूरा सबूत इकट्ठा कर लिया कि ये सरकार झूठी है, झूठी भी है, बेईमान भी है, और गलत एफिडेविट फाइल और इंटेंशन जो है मिलाफाइड है, बिल्कुल मेला 51 पेज का ऑर्डर है वो। अच्छा। और ऐसे में विश्वेंद्र गुप्ता जी जो है एक रैली में होम मिनिस्टर के बारे में बोल देते हैं। हाँ। और उस लिस्ट, जो लिस्ट के नाम सरकार नहीं बता रही है, हाँ। उस लिस्ट को आप, उसके 3 नाम जो है आप हम बोल रहे हैं कर देते हैं। अगर वो गुनाह था तो हमको गिरफ्तार क्यों नहीं कर लिए? तो अब ये बताइए कि ये आदमी तो आपके भाषण के बाद पकड़ा गया, हाँ, बाकी लोग क्यों नहीं पकड़े गए? बाकी लोग यही तो अब जो होगा, ये जो 2 जजेस आए हैं, एक तो चेयरमैन है, दूसरा वाइस चेयरमैन है, अच्छा, तीसरा जितने भी वहाँ मेंबर हैं वो सारे इनके अंडर हैं, राइट, ठीक है। और ये 2 जजेस जो हैं, ये स्विस और जितने भी डिपॉजिट्स हैं भारत के बारे में, ये प्रणब मुखर्जी इनको ना तो कोई डायरेक्शन दे सकता, ना इनको डायरेक्शन लेंगे तो इनको इनकी नौकरियों से निकाल दी जाएगी, और हर कागज को और हर चीज़ को जो ये ऑर्डर देंगे वो मानेंगे। तो प्रणब मुखर्जी बाकी फाइनेंस मिनिस्ट्री से उनके हाथ से छीन लिया गया है। तो इसका मतलब है कि चेयरमैन वाइस चेयरमैन जो है इस एसआईटी के, दे आर द होल सोल रिस्पांसिबल पीपल एज फार एज द मनी व्हिच इज डिपॉजिटेड इन स्विस बैंक इज अब्रॉड, स्विस बैंक और एनी अदर कंट्री, ब्लैक मनी के मामले में जो बाहर है, जितना बाहर किसी भी कंट्री में हो। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोल दिया है इसके अंदर कि हम सिर्फ टैक्स हेवन के पैसे में नहीं इनको पावर दे रहे हैं, हम टैक्स हेवन समेत सारी कंट्रीज की पावर दे रहे हैं इनको, राइट। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस जीवन रेड्डी जी जो हैं इस फाइनेंस मिनिस्टर नाउ फॉर स्विस डिपॉजिट्स, और अगर उनके रास्ते में कोई सरकार रुकावट डाल रही तो बोले हमारे पास आ जाइए। ये जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का उन्होंने कहा हम बैठे हुए हैं यहाँ पे ओवरसी करने के लिए। लेकिन और फिर उन्होंने हसन अली के केस को साइड किया 51 पेजेस में, कि किस तरह हसन अली के केस में झूठ बोले गए बार बार और इसको बचाने की कोशिश की गई, वो पूरा आपको किस्सा मालूम है, वो भी साइड किया कि इनका हमने कंडक्ट देखा है कि ये बिल्कुल ही यहां तक लिखा है, दिस गवर्नमेंट अपीयर्स टू बी मिक्स्ड अप विद क्रिमिनल्स, उसे 51 पेज में लिखा हुआ है, इस तरह की बात लिखी गई है 51 पेज में। इस तरह का ऑब्जर्वेशन, एक ये भी लिखा गया है कि क्रिमिनल्स और जो देश विरोधी लोग हैं उनकी तरफ सरकार को उनसे कोई चिंता ही नहीं है, उनको ये भी चिंता नहीं है कि इस पैसे से पूरा भारत का विनाश किया जा सकता है। मतलब ये बातें उन्होंने बड़ी दुख से लिखी हैं, और उन्होंने कहा क्योंकि ये हम बार बार देख के हम इस पर पहुंच, और उन्होंने जवाब भी लगाए हैं 51, क्योंकि रीजन आर्ग्यूमेंट ये है कल को आने वाली सुप्रीम कोर्टें भी उसी को कोर्ट करके दायरा कर देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम तो पिछली जजमेंट से चलता है नहीं बनाने में। और उन्होंने उसके बाद प्रणब मुखर्जी के बारे में एक हम आपको बात बताएं, वो छोटी सी बात है लेकिन बड़ी एप्लीकेबल करती है। प्रणब मुखर्जी जब शाह कमीशन बैठा था 1975-77 के अंदर, 77 में अमर जब ये जनता पार्टी का राज आया, तो उस समय साहब इंदिरा गांधी जी काफ़ी सख्त पकाई हुई थी। ये श्रीमान जी उन दिनों थोड़े यंग टर्क थे अपना, ये उस समय कोई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में डिप्टी मिनिस्टर रह चुके थे ये। तो शाह कमीशन ने इनको इसको भी नोटिस इशू किया प्रणब मुखर्जी को कि तुम बताइए आपने ये ज्यादतियाँ क्यों की लोगों के ऊपर। प्रणब मुखर्जी हमेशा शुरू से इस चीज़ का फ़ायदा उठाते रहे हैं कि ये लेक्चरर रहे हैं, इनके पास एक लॉ की डिग्री भी रही है, और ये बाकी जितने कांग्रेसी लोग अंग्रेजी समझते हैं उनसे ज़्यादा समझते हैं।
तो सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी जी के सामने इन्होंने शाह को एक बात बोली कि साहब मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। तो शाह ने पूछा क्यों नहीं बताएंगे आप? बोला साहब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में ओथ खाई है, ओथ ली है, मिनिस्टर बनते हुए ओथ ली थी कि जो भी काम है वो सारा गुप्त रखा जाएगा। ये जवाब प्रणब मुखर्जी ने जस्टिस शाह को दिया, शाह कमीशन को दिया था। अच्छा, और दुर्भाग्य की बात यह है कि जस्टिस शाह इस आर्ग्यूमेंट से कन्विंस्ड हो गए, जो आर्ग्यूमेंट करेक्ट नहीं है। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट में कहीं कुछ ये नहीं लिखा हुआ, आज तक नहीं लिखा हुआ, अगर कोई एजेंसी हिंदुस्तान की मोस्ट सीक्रेट फाइल्स भी देखना चाहती है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उनको ये राइट है। लेकिन ये राइट उनसे ये भी एक्सपेक्ट करता है कि वो देखकर उसको वापस वहां वापस रख दे, पब्लिक ना करें, पब्लिक ना करें। लेकिन ये राइट उनसे कोई नहीं ले सकता। आज कितने भी मामले हैं, कल को पूरे ये मिलिट्री के जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं, मिलिट्री के जनरल सैक होते हैं, काफी सीक्रेट मामले होते हैं, सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करना नहीं चाहती इन मामलों में, कि वो नहीं चाहते हैं, लेकिन उनको पावर पूरी है। अब प्रणब मुखर्जी ने अपना जाजू के वो उन दिनों इंदिरा जी को इम्प्रेस कर रहे थे, इंदिरा गांधी को कहीं फूफा किया, वो शाह वाला वो उसने कुछ किया नहीं तो ये आ गए। यही स्ट्रेटेजी प्रणब मुखर्जी ने इस बार लगाई, उसकी याद करके हुए 77 के बाद वाले की। सुप्रीम कोर्ट बार बार बोलती रही आप इनका नाम, अरे लिंचनस्टाइन के नाम विश्वबंधु गुप्ता वो तहलका वाले बाहर कर रहे हैं, मूंगफली वालों के कागज पे छपे हुए हैं। अगर कोई कानूनी प्रतिबंध होता था तो आज ले लो, मेरे को आज अगर स्विस बैंकों की लिस्ट मिलेगी, और मिलेगी, आप ये भी देखिए जितने ये छुपा रहे हैं, और ये यहाँ पर मूंगफली छप रही होगी अखबारों में, कुछ नहीं होगा। धोखाधड़ी की हद देखिए। आप सुप्रीम कोर्ट को ये कह रहे हैं कि हम कानूनी तौर पे बाध्य हैं कि हम आपको नाम ना दें। आप ये बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कि आपके पास अधिकार ही नहीं है ये जानने का। सुप्रीम कोर्ट भारत के पिछला आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट का रोल भी बड़ा इवॉल्व होता रहा है। इंदिरा गांधी के ज़माने में ये था कि इंदिरा गांधी ने कुछ गरीबी हटाओ, ये बैंक नेशनलाइजेशन के कुछ ऐसे करके, उस समय उनकी मेजॉरिटी भी ज़्यादा थी, कुछ ताकत उन्होंने अपने साथ ले ली थी। लेकिन पिछले 10-12 साल में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में, जब सारे एमपीज़ ने अपनी दुगनी तनख्वाह बढ़ा ली, 4 गुनी बढ़ा ली, 100% से पास हुआ था ये बिल, उसको स्क्रैप कर दिया। राइट टू इंफॉर्मेशन में भी स्क्रैप कर दिया। उन्होंने कहा कोई भी फंडामेंटल राइट्स के रास्ते में किसी पार्लियामेंट भी नहीं आ सकती, सरकार भी नहीं आ सकता। और उसने कहा उसका जो स्ट्रक्चर है फंडामेंटल राइट्स का, वो हम डिफाइन नहीं कर सकते, बट दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, नहीं बेसिक स्ट्रक्चर से उसको वायलेट नहीं कर सकते। ये साहब प्रणब मुखर्जी, हमको नहीं पता कौन सा लॉ पढ़ के आए हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के बेंच को ये बोल रहे हैं कि जिन लोगों की हम इंक्वायरी चला रहे हैं हम उनके आपको नाम नहीं दे सकते। सुनिए, अच्छा एक बात मैं बोलता हूं कि हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस और बाकी जस्टिस में पेशेंस बहुत दिखाया। जब ये रोज बकवासबाजी हो रही थी, बहुत पेशेंस दिखाया, क्योंकि वो उसी स्टेज के ऊपर उन्हें पता था ये सब झूठ बोला जा रहा है, लेकिन वो भी लगे रहे, रोज नई इंस्ट्रक्शन देते रहे। वो शायद इस चक्कर में थे कि पूरा एक बार केस इनके खिलाफ ऐसा बनाकर और इनसे फिर सारी की सारी पावर्स छीन ली। ये हुआ है। ओके। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक बात बोली कि ये लोग अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे हैं, जिन लोगों के नाम है, जिन लोगों के डिपॉजिट्स हैं, ये अरेस्ट क्यों नहीं हो रहे हैं, ये क्रिमिनल मैटर है, देश का पैसा लूटा गया है। ये उनके कमेंट्स हैं बार बार कोर्ट के अंदर, दिस मनी हैज बीन लूटेड, ये आम आदमी का पैसा है, ये लोग कौन है? अच्छा, कोई जवाब नहीं। हम आपको, हमारा इसमें एक थोड़ा सा रूल है, हम आपको बता दें, जरा सा रूल है, हमारा भी, राम जेठमलानी जी हमारी थोड़ी इज्जत करते हैं। आज से 2.5-3 महीना पहले राम जेठमलानी जी और उनके एक साथ में एक और हैं दूसरे, अनिल दीवान जी का फ़ोन आया मेरे पास, कहने लगे विश्व बंधु, ये जो स्विट्ज़रलैंड का पैसा हम केस लड़ रहे हैं PIL के अंदर, मैं आपसे कुछ सलाह चाहता हूँ। मैंने कहा बताइए।
कहने लगा ये जो स्विट्जरलैंड का पैसा है इसमें हम ये कैसे दिखाएं कि इसमें जो क्रिमिनल एक्ट हुआ है, क्योंकि क्रिमिनल एक्ट में एक बड़ी, मनीष साहब, एक बड़ी अलग चीज़ होती है, हम आपको बताएं कि क्रिमिनल एक्ट आगे की डेट से नहीं लाया जा सकता। इसमें हाँ, जो रेट्रोस्पेक्टिव में भी काम करे, जो रेट्रोस्पेक्टिव में भी काम करे। तो अनिल देवान जी बोले, और मैं जरा थोड़ा सा आई वॉज टेकन अबैक, क्योंकि मैं ये मामला इंडियन पीनल कोड में पढ़ रहा था, हमें पता था। तो कहने लगा वो चिदम्बरम ने फेरा को तो फेमा कर दिया, पेनल्टी लगा के वो ख़त्म कर दिया। मैंने कहा वो ख़त्म कर दिया। बोले इनकम टैक्स एक्ट, मैंने कहा इनकम टैक्स एक्ट में प्रोसिक्यूशन है, लेकिन बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है कि एकदम आप अरेस्ट कर ले जाएंगे। वो दे मे का वर्ड यूज़ किया हुआ है। बोले अनिल दीवान जी थे, बड़े बूढ़े व्यक्ति हैं, तो टेलीफोन पे बोले विश्वबंधु कल हमारा सुप्रीम कोर्ट में अपीयरेंस है, तुम घंटा भर में कुछ कृपया करके सोच के बताओ, हमको आर्ग्यूमेंट देना। ये मैं आपको आज से सिर्फ 5 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। मनीष जी, हम जानते भी नहीं, अनिल दीवान जी को मिले भी नहीं थे। हमने अपना साहब कंप्यूटर खोला, हमने कहा ये ऐसे कैसे हो सकता है, एक आदमी यहाँ से पैसा ले जाए पूरा और स्विट्जरलैंड में जमा करा दे, वो क्रिमिनल के कोई एक्ट से अट्रैक्ट ना होता हो। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ये बात स्विस डिपॉजिट्स की नहीं लिखी गई थी, क्योंकि जब वो एक्ट बना था इस तरह की किसी ने सोचा ही नहीं था। जिस परिप्रेक्ष्य में वो एक्ट लिखा गया था, नहीं तो वो होता उसमें सारे चैप्टर्स होते। ये सोचा ही नहीं था, क्योंकि ये सारा जो पैसा हुआ है, बल्कि 61 का एक्ट है हमारा, आप देखो तो ये सारा अनाप शनाप पैसा हुआ ही पिछले 40-50 साल में इकट्ठा है, और ज्यादातर 80s से हुआ, 90s से हुआ, ग्लोबलाइजेशन के बाद हुआ है। तो एक्ट नहीं। अच्छा, उसके बाद साहब हमने सोचा, और हमने कहा पहला तो बात यह है कि इस पैसे का टाइटल हम किस नहीं मालूम, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये टाइटल जो है भारत सरकार को नहीं मालूम, ये टाइटल स्विस बैंक को भी नहीं मालूम। स्विट्जरलैंड के बैंक के अंदर पैसा जमा कराने से पहले हम आपको 1-2 चीजें बता देते हैं। स्विट्जरलैंड में घूस का पैसा लेना कोई क्राइम नहीं है। स्विट्जरलैंड में घूस अलाउड है, इसीलिए बंद हो गए हैं श्रीमान जी ये कलवड़ी साहब, आपको मालूम है। स्विट्जरलैंड में जिस ऑफेंस में बंद हुए हैं, स्विट्जरलैंड की सीबीआई गई स्विट्जरलैंड के पास, इन्होंने आपसे कोई इक्विपमेंट खरीदा इन्होंने वहां पे अभी, जिसमें बंद है, हाँ, CWG में। तो उन्होंने कहा खरीदा, तो उन्होंने कहा आपने उनको घूस दी। उन्होंने कहा हम घूस, हमारा माल सारा घूस से ही बिकता है। सुनिए ना सही भाई, कानून ऐसा है ना। तो सीबीआई ने गई, उसने कहा आपने कितनी घूस दी? उन्होंने कहा अभी बताते हैं, वाउचर निकालो। वो बिलिंग इतने की, घूस टू दी बायर ये सुरेश कलमड़ी, और असली बिल ये, और ये टोटल बिल, और साथ में का वाउचर ले लो। उसने कहा देखो हमारे यहाँ तो घूस कोई मांगे जितने का मांगे काट दे, घूस ले ले। घूस हमारे यहाँ नहीं है, घूस हमारे यहाँ लीगल है। अच्छा, अब ये इस सुरेश कलमड़ी जी को मालूम नहीं था कि साले ये कहाँ से खरीद रहा हूं मैं, कि जहाँ पे घूस के काउचर करते हैं और घूस नहीं। आज देखिए तो सही, ये आयरनी आप देखिए, वो एक आदमी जो जिसके खिलाफ एविडेंस नहीं निकल रही थी, क्योंकि ये खुद CWG की एक भी फाइल साइन नहीं कर रहा था, आप देखो सब नीचे से साइन करा था, फंस गया स्विट्जरलैंड में। उन्होंने कहा ले जाओ, उन्होंने आते इसको बंद कर दिया। अच्छा, तो वहां पर क्या होता है, स्विट्जरलैंड ऐसा कंट्री है जिसमें आप ट्रेन में पैसा ले जा सकते हो, जहाज से ले जा सकते हो, जैसे होता है ना बोरे जाते हैं, उनसे पूछो इसमें क्या है, वो कहता है जी इसमें पैसा है, करेंसी है। इटली के अंदर टोबैको का बड़ा भयंकर माफिया है, मैंने जो पढ़ा पूरा इसमें। वो इटली के अंदर कोई भी सिगरेट बनाने वाली कंपनी एक्साइज देती नहीं है बिल्कुल भी, और उनका इतना पैसा घूस, वो टैक्स लगता है लेकिन टैक्स नहीं देते नहीं। वो रेलगाड़ी के डब्बे पूरे एंटर करते हैं स्विट्जरलैंड। हाँ, वो पूछते हैं कैसे, वो कहते हैं उसका सिगरेट का जो है वो ये टैक्स इवेड किया हुआ है, सिगरेट का पैसा है इसमें भरा हुआ। तो उसमें क्या करते हैं, कोई भी ट्रक, जहाज, बोरा, रेलगाड़ी, कार, वो पूछेगा स्विट्जरलैंड में घुसने से पहले इसमें क्या है, बोलेगा इसमें कैश है सब इसमें। तो बोला ये 2 चीजें आप लिखिए, इसमें फॉर्म भराया जाता है। नंबर 1, ये पैसा स्विट्जरलैंड के कानून में जिनको क्राइम समझा जाता है उस स्रोतों से नहीं आया है,
और स्विट्जरलैंड में ये लोग चीजें क्राइम समझी जाती हैं, ये कोई मर्डर की फिरौती से नहीं लाए गए, और ड्रग्स का नहीं, ड्रग्स का नहीं है, और टेररिज्म का नहीं हो। और ये तीन चीजों का इसके अलावा काले धंधे का जो भी है सब ठीक है, सब ठीक है। किसी नोट के चेहरे पे लिखा होता है, आप बाजार में आपको पनवाड़ी 100 रुपए का नोट देता है, उसमें लिखा होता है ये एक टेररिज्म का पैसा है? वो सारे के सारे क्रिमिनल बोलते हैं फॉर्म भर तीनों का नहीं है, ठीक है, लेकर आप जाइए। जाने के बाद वो सीधा वहां पहुंचता है बैंक में पूछता है क्या है, उसने कहा अकाउंट खोलो, तो वो पहले ही वो ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि इन पे इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलता इनको। अच्छा, स्विट्जरलैंड आज की तारीख में स्विट्जरलैंड का जो डिपॉजिट है उस पे मैंने सुना है 0.25% इंटरेस्ट है, वो भी बड़े डिपॉजिट्स पर 0.25%। और जब आपको 0.25% इंटरेस्ट मिलता है मनीष जी, आप समझ लीजिए कि आप अपना पैसा लूज कर रहे हैं, क्योंकि उससे ज्यादा इन्फ्लेशन है। ठीक है। और स्विट्जरलैंड की पब्लिक को दो तरह की अकाउंट्स हैं वहां पे, एक तो नॉर्मल अकाउंटिंग है जैसे आप और हम लोग हैं, वो स्विट्जरलैंड के लोगों के लिए उनको मिलता है 1.5% और इनको मिलता है 0.25%। अच्छा, तो सबसे पहले वो कागज दिखाते हैं जब कस्टम्स पे हम लाए, उसने कहा अच्छा। उसके बाद क्या है इसके अंदर, जो मैं आपको जो असली पॉइंट आपसे डिस्कस कर रहा था कि टाइटल इसमें कहीं भी नहीं था। अनिल दीवान जी, एक आपका सर्टिफिकेट कि साहब ये टेररिज्म से नहीं आया और ये उससे मर्डर से नहीं आया और ये नारकोटिक से नहीं आया, दिस डज नॉट एस्टेब्लिश द टाइटल ऑफ दैट ओनरशिप ऑफ दैट मनी। आर यू क्लियर? यस। अगर थेफ्ट की डेफिनेशन सेक्शन 379 आईपीसी के अंदर है, अगर मनीष जी के घर में रेड होती है या विश्व बंधु के घर में रेड होती है और मान लीजिए मेरे घर के अंदर से 5 करोड़ रुपए का सोना निकलता है, मान लीजिए पुलिस की, सबसे पहला सवाल पुलिस पूछती है आपके पास ये आया कहां से? मैं अगर उनको ये बताता हूं कि साहब ये मेरी ज्वेलर से खरीदा है और ये 5 करोड़ मेरे पास यहां से आया था, तो मैं टाइटल एस्टेब्लिश कर रहा हूं, राइट, ठीक है। या मेरे पास मेरा दोस्त छोड़ गया रात को, आप उसको पकड़ लाइए, वो ले जाएगा, वो बताएगा, मुझे ये भी नहीं पता था ये सोना है ये। अच्छा, अगर आप ये ऐसी चीजें एस्टेब्लिश नहीं कर सकते तो जब दैट मींस देयर इज एब्सेंस ऑफ टाइटल, आप उसका मालिक नहीं बता पा रहे हैं कौन है, तो ये चोरी का है, इस पे सेक्शन 378 लग जाता है। ये चोरी की डेफिनेशन है। ये कैसे पता लगे चोरी का है? सड़क के ऊपर अगर एक गड्ढा पड़ा हुआ है, क्या पता है किसी का गिर गया है, क्या पता चोर, इसे पता लगता है जब उसका जिसके पास पाया गया है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कहां से आया। 378 लग गया, क्योंकि सारा जो पैसा है वहां पर इंडियंस का जिसका है वो टाइटल एक्सप्लेन नहीं कर सकते। टाइटल का क्या है कि अगर इलीगल तौर से कमाया है तो टाइटल नहीं है। ये समझ, एक बात आप और समझ लीजिए, आप चोर जाके ये नहीं कर सकता है वो जाके पंजाब नेशनल बैंक में मैं कल रात को डकैती मारी थी, मैंने 15 करोड़ की जमा कराया, मैं इसका मालिक को देखो मैं डकैती की कितनी मेहनत करके आया, मैं ही तो लेकर आया यहाँ पे। इट हैज टू बी लीगल मीन्स, ठीक है। आपने एक्साइज इवेड की हो, पॉलिटिशियन ने घूस ली हो, ब्यूरोक्रेट ने घूस ली हो, आपने प्रोस्टिट्यूशन की हो, आपने चाइल्ड ट्रैफिकिंग की हो, आपने लैंड ग्रैबिंग की हो, आपने लैंड जो पूरी कॉलोनाइजेशन हो रही है 3-4 लाख करोड़ साल की जो जितने चीफ मिनिस्टर्स कर रहे हैं, हाँ, ये पैसा कोई लीगल है क्या? एक भी लीगल नहीं है। और यही पैसा है जो स्विट्जरलैंड के अंदर है, जो इलीगल एक्टिविटी से आया, इट डज नॉट हैव ए टाइटल, टाइटल हैज टू बी लीगल। आप समझ रहे हैं मेरी बात? समझ गया मैं। तो मैंने सबसे पहले तो अनिल दीवान जी को बोला लिखिए 378। बोले विश्व बंधु तुम तो बड़ा, तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज चलता है। मैं अनिल दीवान जी क्राइम के लॉयर, मैं सोच रहा है इनको ये समझ में नहीं आया और ये तो एसएचओ बता देता, वो एसएचओ क्या है। और मैं इंडियन पिनल कोड का कौन सा स्पेशलिस्ट बैठा हूं, मैं तो इंडियन पिनल कोड फॉरेन इंटरनेट से निकाला, 378 में है और 379 में उसकी 3 साल की मैंडेटरी पनिशमेंट है चोरी में। ये ठीक है, हर आदमी की 3 साल की होगी। वहां में नहीं लिखा हुआ है, में नहीं है, कॉग्निजेबल है, कोई कंप्लेंट भी लॉन्च नहीं। राइट। अनिल कहने लगा और सोचो विश्व बंधु। मैंने कहा अच्छा आप और लो। मैंने कहा कोई अकेला तो लेकर गया नहीं वहां पे, किसी ने उसकी मदद की होगी, कम से कम उस बैंक वालों ने तो मदद की उसको रखने के अंदर, राइट, जिसका टाइटल नहीं था।
तो जब एक से ज्यादा आदमी इन्वॉल्व हो गए तो सेक्शन 120 भी आ गया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की केस बन गया। ठीक है, 120 भी लग गया आपके ऊपर। और अगर आपने हवाला से भेजा और किसी ने आपको हवा, तो वो आदमी भी पकड़ा गया जो जितने भी इन्वॉल्व थे। क्योंकि हर केस की हिस्ट्री एक, मैंने अनिल दीवान जी को कहा, एक अलग होती है। हर आदमी एक ही तरह से पैसा नहीं ले गया है, कोई जहाज से ले गया है, कोई हवाला की ट्रांजैक्शन से ले गया, कोई कहीं से ले गया, कोई प्राइवेट प्लेन से ले गया, तो इसलिए हर केस अलग है। मैंने कहा आप 120 भी लगा लीजिए, ठीक है। मैंने कहा आप तीसरा आप लगाइए, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। कहने लगे वो किन केसेस में आएगा? मैंने कहा अनिल दीवान जी, वो उन केसेस में आएगा अगर एक एमडी का, एक बहुत बड़ी पब्लिक लिमिटेड कंपनी का एमडी शेयर होल्डर्स का पैसा, कंपनी का पैसा उठा करके वो स्विट्जरलैंड ले जाता है, तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है जितने शेयर होल्डर्स का साथ है। ठीक है, उसकी अलग सजा। मैं इसलिए बोल रहा हूं, हार्बरिंग की अलग सजा है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और मैंने कहा उसमें से आपको कम से कम 30% तो इंडिया की प्राइवेट इंडस्ट्रियों के, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के एमडी मिलेंगे। ठीक है, वो सेक्शन लिखा गया साहब। कहने लगा और, मैंने कहा एक और सेक्शन लिखिए। इंडियन पिनल कोड में लिखा हुआ है, अगर कोई क्राइम इंडिया से ओरिजिन होता है, चाहे वो उसमें कितने भी फॉरेनर्स इन्वॉल्व हो जाएं उसको, क्राइम को बाहर उसको बचाने में, उन सब की ट्रायल इंडियन सॉइल पर होगी। इट कैन नॉट टेक प्लेस ऑन द फॉरेन सॉइल। जैसे स्विस बैंकर्स थे, मैंने कहा ये सारे अरेस्ट होंगे, और अरेस्ट होकर हम इनकी सीबीआई से इनका वो रेड अलर्ट का नोटिस निकलेगा, इनकी रिपेट्रिएशन मांगी जाएगी, जैसे अभी ये डिम केवीस वगैरह का मामला चल रहा है। और उसमें लिखा है द ट्रायल विल ओनली टेक प्लेस इन इंडिया ऑन इंडियन सॉइल। तो मैंने कहा ये इनकी ट्रायल जितने हैं स्विट्जरलैंड के बैंक्स के, उनके खिलाफ भी एफआईआर आएगी। और एफआईआर में मैंने कहा नाम देने की जरूरत नहीं होती है। मैं आपको बड़ा सिंपल सा केस बताया था, सड़क पे अगर लाश पड़ी मिली है, आप पुलिस को फोन कर देते हैं, आदमी के नाम खिलाफ एफआईआर होती है कि मर्डर है। एक बात मैं कहना चाह रहा था कि अमेरिका और स्विट्जरलैंड के बीच अभी जो निगोशिएशंस हो रहे हैं, कोई ट्रीटी नहीं हुई है, तो कोई ट्रीटी नहीं हुई है। अमेरिकन आर रिफ्यूजिंग। लेकिन वो जो निगोशिएशंस जो चल रहे हैं, जो कल मैं देख रहा था जो न्यूज में, वो ये, अब इस बात पे उन्होंने तो नाम ले लिए, उनसे टैक्स भी भरवा लिया, अपने देश में लोगों को प्रोसिक्यूट भी कर रहे हैं। आपने जो बात कही उससे मुझे याद आया कि अमेरिकन गवर्नमेंट नाउ दे वांट कि जो यूबीएस बैंक या जो इस तरह के जो टैक्स हेवन बैंक्स जितने हैं, इन बैंक्स के जो कर्मचारी, जो लोग इन अकाउंट्स को ऑपरेट करने में, मेंटेन करने में, उसको नर्चर करने में जो लोग शामिल हैं, उनके ऊपर क्रिमिनल केस लगाया जाए, उनको सजा दी जाए। इस पे बात निगोशिएशंस हो रही है आजकल। बिल्कुल इस पे चल रही है। हमारी सरकार ने ये जो रिवाइज टैक्स ट्रीटी साइन की है, जिस पर हम बाद में बात करेंगे, जो कि बहुत बड़ा धोखा हुआ है अभी 10 दिन पहले हिंदुस्तान के साथ। ये कैसा धोखा है? अरे साहब, ये इतना भयंकर धोखा हुआ है, और मुझे आपको बताएं, मैं तो नाम लेकर भी रहूंगा। मैंने मुरली मनोहर जोशी जी को फोन किया, सुन लीजिए, मैं कोई ना उनका दोस्त हूँ, ना मैं आज तक मिला हूँ। मैंने कहा साहब, मेरे चेयरमैन सीबीडीटी के अभी एक नए बने हैं, पिछले वाले तो हट गए, वो 16 जब से वो बग्स निकले, सुधीर चंद्रा जी, उनकी जगह प्रकाश चंद्रा जी आए हैं, हमारे साथ के ही हैं। उन्होंने साहब एक स्टेटमेंट इशू किया प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को, कि भारत ने 28 जून को एक स्विट्जरलैंड से टीटी साइन किया, और ये प्रेस को ब्रीफ कर रहे हैं वो। सुनिए जरा, हालत देखिए इस देश की। उस टीटी में ये है, अभी उसको 4-5 दिन और लगने लगेंगे, क्योंकि वो रेटिफिकेशन गजट वजट में आएगी। तो उन्होंने कहा अभी 3-4 दिन से नहीं, लेकिन 28 जून को साइन हुई, और हम कौन सी जुलाई में है आप समझ लीजिए, अभी कुछ अभी 2 दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले की बात है। कहने लगा उस टीटी में हमने ये मान लिया है, और स्विट्जरलैंड ने भी ये मान लिया है, कि जो नए अकाउंट खुलेंगे इस तारीख के बाद, उन सब की डिटेल और नाम अगर हिंदुस्तान मांगेगा तो हम उसको वो दे देंगे, उस तारीख के बाद के अकाउंट, नए अकाउंट। ये 28 तारीख के बाद की, 28 से भी बल्कि 3-4-5 दिन और लगा ली, जब तक वो गजट में नहीं छप गई हो, समझ लीजिए आप 3 या 4 या 5 जुलाई तक। 5 जुलाई के बाद जो नया अकाउंट आया है, वो श्री प्रणब मुखर्जी ने दस्तखत किया, सिर्फ वही अकाउंट का इंफॉर्मेशन स्विट्जरलैंड देगा, और जो पहले जो इतने लाखों करोड़ रुपए सरेंडर कर दिए।
प्रणब मुखर्जी शुड रिजाइन फ्रॉम हिज ब्लडी फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्टरशिप। आपने वो जो 1.4 ट्रिलियन लोग हैं, 1.4 ट्रिलियन डॉलर जो इंडियंस का पड़ा हुआ है, आपने उसको उसके ऊपर अपना लियन छोड़ दिया है, आपने उनका नाम पे छोड़ दिया है, आप साइन करके आए हैं। मनीष जी, आपको मैं बता रहा हूं, हम लोग इतने ज्यादा कैपिटलिज्म में बिजी हो गए हैं, लोग पता नहीं आजकल ये टीवी खरीद, ये खरीद, हमारी जो नई जनरेशन है, हमारी आत्माएं ज्यादा मर चुकी हैं। मैं आपको बताऊं, मैं जब स्टूडेंट था कॉलेज में, आप तो मेरे से छोटे हैं, हम उस समय ये इतने हमको अट्रैक्ट नहीं करती थी चीजें कि गाड़ियां हैं, ये है, हम लड़ पड़ते जेल से हो जाए। आजकल जो है वो इसलिए कि पीछे 10-15 साल के अंदर इस देश में सिर्फ अच्छा, आप क्या पार्लियामेंट से आपने कंसेंट ली इस तरह की टीटी साइन करने की? प्रणब मुखर्जी साहब, आप होते कौन हैं? 3 जुलाई 2011 से पहले के सभी स्विट्जरलैंड के डिपॉजिट्स के ऊपर उनका नाम ना लेने की और उनके अकाउंट ना लेने की आपने सरेंडर कैसे कर दिया इंडिया के राइट्स? किससे पूछ के किया? मुरली मनोहर जोशी, सुन लीजिए आप, हमने उनको फोन किया, हमने आपको जो आपके मुझे तो आपकी प्रोग्राम में आना था, हाँ। और वो जो हुआ, बोले विश्व बंधु ये मुझको मालूम नहीं था। अरे मैंने कहा पीटीआई का ये दिखाइए, हम आपको दे रहे, पीटीआई का जो सीबीडीटी के चेयरमैन का स्टेटमेंट है, साइन हुआ है। मैंने कहा आप इसको उठाइए। उड़ गए। मैंने कहा साहब आपके प्रेसिडेंट कहाँ हैं? बोले वो जर्मनी गए हुए। क्या नाम है उनका? मैं तो नाम नहीं जानता। क्या है वो उनका नाम? बीजेपी के प्रेसिडेंट का गडकरी। हाँ, गडकरी। मैंने कहा आप उनसे बात कर लीजिए। आप तो बोलते हैं आपकी अडवाणी जी ने बड़ा स्विस डिपॉजिट का अभियान शुरू कर दिया, वो तो खत्म हो गया अभियान। 4 जुलाई के बाद कोई उल्लू का पट्टा ही जाके खोलेगा वहां पर। वैसे भी पिछले के महीने से बंद, कोई नहीं खोल रहा होगा। पीछे वाला तो निकल गया। हाँ। आपको नहीं मालूम क्या हुआ? आपको मैं बता रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट का इंपैक्ट है। मैंने कहा जजमेंट का इंपैक्ट तो ये कि एक तो फाइनेंस मिनिस्टर के मुंह पे तमाचा मार के उन्होंने सारी की सारी पावर्स दे ली है उससे इस पैसे के बारे में, और इनको हैंड ओवर कर दिया और वो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेंगे। और दूसरा, इन्होंने इन दोनों जजेस को ये बोला है कि हमें लॉ चाहिए, क्योंकि मैंने बोला इनकम टैक्स एक्ट में उस समय सोचा नहीं था, फेरा वाले लॉ को इन्होंने श्रीमान जी ने जो फेमा कर दिया। और तीसरा ये सारा हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, राइट। जबकि जो पिछले केसेस हैं उनको तीनों के अलग अलग सेक्शंस लगते रहेंगे, आगे के लिए तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जिस ग्राउंड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल एडमिट की कि एक आदमी जो बाहर पैसा जमा कराए हुए है और वो मजे कर रहा है और यहां वाला नहीं कर रहा है, तो क्या इस ग्राउंड के ऊपर पीआईएल एडमिट नहीं होगी कि आपने जो 3 जुलाई से पहले जिसने किया वो मजे करे और बाकी हम फंसे अगले वाला? तो ये तो जो टीटीआई ये क्वाश हो जाएगी। मैंने सुब्रमण्यम स्वामी ने मेरे को ईमेल लिखा, सुब्रमण्यम स्वामी बोला ये क्वाश होगी, नहीं क्वाश होगी तो हमारी सरकार आएगी, हम सारे खोलेंगे अकाउंट एक एक के और इनको जेल भेजेंगे। मेरे पास सुब्रमण्यम स्वामी का ईमेल है, उनका व्यू तो अगली गवर्नमेंट का व्यू है। मैं तो बोलता हूं इसी गवर्नमेंट के अंदर एक अपराध मैंने आपको समझा दिया, इंडियन पिनल कोड में हो चुका है, चोरी का हो चुका है, हार्बरिंग द क्रिमिनल लूट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। और उसके बाद सुनिए एक और है, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है 1951 में है कि अगर कोई भी आदमी अपनी किसी भी मामले में कोई भी थोड़ी बहुत एलिजेंस किसी फॉरेन कंट्री को सरेंडर करता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप कैन बी नलिफाइड। आप एक ऐसे कंट्री में कैसे पैसा जमा कराते हैं जो कंट्री वो ये बोलता है आपको कि साहब हम इंडियन गवर्नमेंट को डिटेल नहीं देंगे। योर इंडियन सिटीजनशिप इज लाइकली टू बी डिस्प्यूटेड एंड लाइकली टू बी सेट असाइड, कैन बी सेट असाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। समझ रहे हैं आप? क्योंकि भारत में तो कोई लॉ नहीं है कि आप किसी फॉरेन बैंक में कराइए। अच्छा, आपने फॉरेन बैंक में भी करा दिया, आपने उस कंट्री के फॉरेन बैंक में कराया जो बोलता है हम किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, तो आपने यहाँ की सॉवरेनिटी कर दी। यू कैन नॉट होल्ड इंडियन पासपोर्ट होल्डर, वहां का ले लीजिए अगर वो देते हैं आपको तो। अच्छा, एक बात बताइए मुझे कि जो बैंक्स खोले गए हिंदुस्तान में, यूबीएस और भी बहुत सारी इटालियंस और स्विस बैंक्स को जो खोले गए,
आपने इस मुद्दे को पहले भी उठाया है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हम आपको प्रॉब्लम बताते हैं क्या है। देखिए, अमेरिका ने स्विट्जरलैंड के साथ कोई भी ट्रीटी साइन करने से मना कर दिया है। ओबामा का स्टेटमेंट है, हम आपसे किस चीज के लिए ट्रीटी साइन करें? बोले हिंदुस्तान, अमेरिका के बैंक में, और जो हिंदुस्तान का भी केस है, उन्होंने कहा अगर हमको स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट लिखती है या स्विट्जरलैंड की लिखती है कि साहब एक हमारा नेशनल है, उसके बैंक अकाउंट्स हैं आपके यहाँ, उसकी डिटेल्स दे दीजिए, तो कहने लगे हमारे बैंक्स को ऑटोमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर गवर्नमेंट मांगती है उसकी तो हम सारी कॉपी भेज देते हैं। कहते हैं दिस इज द नॉर्मल बैंकिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द वर्ल्ड। This is what our banking procedure is. If your banking procedures are criminal and bloody demonic and mischievous, we are not responsible for it and we don't accept them. Treaty for what? Like we give you every information, you have to give us every information. And if you don't, we will arrest all your bank employees in America. We will confiscate all the assets. We will confiscate the assets of all Swiss companies in America. We will impose trade sanctions against Switzerland. Why should we accept? आप ICICI बैंक किसी को रिफ्यूज नहीं करता है, एक्सिस बैंक किसी को रिफ्यूज नहीं करता है। एक्सिस बैंक runs under the same guidelines as other banks run. फर्क समझ रहे हैं आप गाइडलाइंस वही फॉर कोई भी कंट्री मांग ले, स्विट्जरलैंड मांग ले, और मांग ले, फला मांग ले। तो जो हिंदुस्तान में जो बैंक्स खोले गए जी, ये जो हिंदुस्तान में जो बैंक खोले गए, क्या वो स्विट्जरलैंड के कानून से चल रहे हैं? जी हाँ, ये भारत के कानून से नहीं चल रहे हैं। ये श्री चिदम्बरम जी की इस स्वतंत्र भारत को भेंट है। भगत सिंह जी ने जान दी, इन्होंने उसकी जान का ही भगत सिंह को ही छुरा मार दिया। UBS branch in Kurla, Bandra, UBS branch in Hyderabad, Credit Suisse Bank in Bombay, Everest Bank in Nepal, in India, running at Kasturba Gandhi Marg, 7 Italian banks. They do not follow transparency procedures. They do not follow the procedure which is valid of reserve. They despite, and they clearly said we will not abide by any rules of the Reserve Bank of India as are applicable to other banks. ये राजा वाली कहानी है। लेकिन फिर ये क्या इसके बावजूद सरकार ने उन लोगों को सैंक्शन दिया है? चिदम्बरम जी की प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए, चिदम्बरम जी को हथकड़ियां लगनी चाहिए। मुझे आप एक बात बताइए, UBS यूरोप का सबसे बड़ा बैंक है, आपको पता है? दुनिया का जितना स्लीज पैसा है 45% पैसा सिर्फ यूबीएस के अंदर है। यूबीएस ने पहली एप्लीकेशन हिंदुस्तान के अंदर सन 60 में डाली। मुझे पता था ये मुल्क में दबा के काला पैसा भागे। ये 2005 में ही जाके 45 साल के बाद यूबीएस की एप्लीकेशन कैसे एक्सेप्ट हुई है? जितनी सरकारें आई बीच में, उसमें इंदिरा गांधी की सरकार भी थी, राजीव गांधी की भी थी, सबकी थी, सबने रिजेक्ट किया। 2005 में इनको एक्सटेंशन काउंटर खुलता है हैदराबाद में, और ये लोग सारे आए। मैंने आपको बोला हमारे पास फोटो है इनकी प्राइवेट बैंकर्स की, और मैं दावे के साथ कहता हूं घूस खाई गई है। इन्होंने दबा के घूस दी है उस बैंक को खोलने के एवज में। 1960 से 2005 तक की फाइलों के अंदर। तो क्या वहां जो यूबीएस बैंक जो हिंदुस्तान के अंदर में है, उसमें क्या बिना पैन के हम? कोई पैन वैन नहीं चाहिए। बस इतना टाइम चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिकली एक बार निकल जाए वहां से। पैन पून का ड्रामा करते रहेंगे वो। कहीं ये नहीं लिखा होगा कि वी डोंट रिक्वायर पैन। आप समझ गए? खोलने का मतलब क्या है? ये अभी जो गए तो थे ये श्री काशीनाथ तपूरिया और हसन अली, क्या नाम है हसन अली, और तीसरे वो मायावती जी के स्पेशल असिस्टेंट, प्लेन लेके सिंगापुर गए थे ना, यूबीएस के बैंक ब्रांच में गए थे। तो यूबीएस के ब्रांच में ये तो है नहीं कि आप ऐसे भी नहीं जा सकते थे। तो इंडिया में काहे को आई? इंडिया में इसलिए आई, एक होता है ना जनता की डिमांड पर, सारे मंत्रियों की डिमांड पर
काहे को तकलीफ करें। उन्होंने कहा आपके घर से ही वो जो चाहे डोमिनो के पिज्जे की तरह साला एक हैदराबाद में आ गया, एक कुर्ला में आ गया। पहले तो इसने नरीमन पॉइंट में खोला था, मुझे इसका मेरे पास जो करंट इनकी जो वो करंट ये फिर वहां से हटके वो कुर्ला गए। कुर्ले गए। अच्छा, और देखिए इटालियन बैंक्स, मुझको आप ये बता दीजिए कितने, मैं ये जानना चाहता हूं, आरटीआई मैं फाइल करूंगा, क्या फाइल करूं, करते करते थक गया हूं, कि उनमें से कितने इंडियंस के अकाउंट हैं, ये तो बता दें। कुर्ला बैंक वाले में ना, इटली के भी तो यहाँ खुले हुए हैं 8, जिसमें से 4 घाटे में चल रहे हैं। उसमें कौन पैसे जमा कराने गया है? ये आम लोगों के लिए नहीं है, पता नहीं इस लोगों के लिए। और देखिए इस देश का श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी रथ यात्रा पे चल रहे हैं, मंदिर बनाएंगे, 10,000 आदमी मर गया उसमें बंबई के अंदर, खून बह रहे हैं सर, रामचंद्र जी का जन्म यहीं हुआ था, मंदिर बनवाएंगे, साला पूरा मुल्क। ये स्विट्जरलैंड पे कहां गायब हो गया आजकल? बीजेपी बोलती है सबसे बड़ी मुहिम हमने शुरू की थी स्विट्जरलैंड बैंक के खिलाफ। अरे वो मुहिम वहां कहां घुस गई? वो कुर्ला बांद्रा का बैंक कहां गया तुम्हारा? आडवाणी जी रथ क्यों नहीं जाते? और पीछे पीछे वो हमारे जो दूसरे दोस्त है, क्या नाम है वो, नितिन गडकरी, अब 2 घोड़े पे जाएं, हैदराबाद जाए, सातों इटालियन बैंक में जाएं, एवरेस्ट बैंक में जाए, क्रेडिट सुई बैंक में जाए, भारत माता की जय, राइट। अरे यहां से पैसा रोज हिंदुस्तान से ही रोज रात को लद के जा रहा है, उठ के बैठ के, और भारत माता की जय कर रहे हो आप। आडवाणी जी गायब कहां हैं? कोई स्टेटमेंट सुनते हो आप स्विट्जरलैंड बैंक की? अगर ये बाबा रामदेव ना करें इतना प्रचार। मैं बाबा रामदेव का, मनीष जी, इसलिए बहुत बड़ा आभारी हूं, मैं उनका सिर्फ इसीलिए अपने ऊपर भी कर्ज मानता हूं कि इन्होंने इसको एक घर घर का इशू बनाया उस आदमी ने, काले धन को लेकर के, काले धन को और स्विट्जरलैंड के बैंक को। ये बात उनको आपको ये उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। अगर आज इस देश में कभी, और आज ये आएगा स्विट्जरलैंड का पैसा, ये भी हम आपको बता देते हैं, ये सरकार नहीं लाए, अगली सरकार लेकर आएगी, और ये सरकार में ही आएगा। ये जो दोनों जजेस बैठे हैं ये बिठाए इसीलिए गए। फाइनेंस मिनिस्टर इतना झूठ बोलते हैं। मैं गया इसके ऊपर, हमने कहा कोई, ये जैसे मैंने एफआईआर बोली, आप एक पुलिस स्टेशन में एफआईआर करिए कि मैं ये इन्फॉर्म करने आया हूं, ये प्राइवेट बैंकर्स एसोसिएशन की स्टेटमेंट है कि 1.4 ट्रिलियन इंडियंस का पड़ा है, ये पैसा जो है इससे ये इंडियन पिनल कोड वायलेट हुए हैं, जैसे मैंने आपको बुलाया, राइट, 6 लिखवा दीजिए, क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है, सरकार स्टेट के अगेंस्ट है, इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। ठीक है साहब, आपको कुछ नहीं करना। आप क्या करते, सीधा पुलिस को लिखना है, सरकार को, क्योंकि ये सारा पैसा भारत के बाहर है, ये मामला तुरंत सीबीआई को सौंप दिया जाए, क्योंकि इंटरपोल से सिर्फ सीबीआई इंटरेक्ट कर सकती, दिल्ली पुलिस नहीं कर सकती। सीबीआई उसके बाद सीबीआई की कोर्ट में जाता, सीबीआई एप्लीकेशन डालती कि साहब ये लोग हैं, इनके ट्रेसेबल नहीं है, इनके बैंक अकाउंट्स एडमिट हुए हैं, हमको स्विट्जरलैंड जाने की परमिशन दी जाए और इनका पैसा कॉन्फिस्केट करने की दी जाए और इन लोगों को अरेस्ट करने की ताकत दी जाए। वो वहां से वारंट निकाल देता अगेंस्ट अननोन पीपल, वारंट अगेंस्ट अननोन पीपल भी निकलते हैं जिनका अकाउंट है विद दैट क्वालिफिकेशन। चली जाती हमारी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है। मैं तो आपको कल दिखा दूंगा लाके, ये क्राइम हुआ है इंडिया के अंदर, चाहे मर्डर हो। अगर आज कोई स्विट्जरलैंड का आदमी इंडियन आदमी का मर्डर करके स्विट्जरलैंड भाग जाता है तो आप क्या उसको लाएंगे नहीं वापस? तो इंडियन पिनल कोड तो यही कह रहा है ये मर्डर नहीं हुआ, तो इसमें दूसरा मर्डर हुआ है। सही बात। आप जाते, सीबीआई वाले जाते वहां पर, उनकी जो स्विट्जरलैंड की पुलिस है उनको कहते ये हमारे हमको है, ये हमारे को वेल्थ वापस करिए और ये इन लोगों को आदमी को आप हमारे हैंड ओवर करिए। तो आपको क्या लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जजेस जो अपॉइंट हुए हैं जी, वो बिल्कुल इस पूरे मामले को जो है, जो अब तक इस पूरे मामले में जो गोपनीयता बरती गई है, लोगों का नाम नहीं बाहर आया है, किन किन लोगों के कितने पैसे जमा है, कौन कौन राजनेता इसमें शामिल हैं, कौन उद्योगपति, कौन सा फिल्म स्टार, क्रिकेट प्लेयर इन बैंक अकाउंट में अपने जो है अकाउंट्स चला रहा है, ब्लैक मनी जमा कर रहा है, ये सब नाम हमें
देश के लोगों को मालूम चलेगा? बिल्कुल चलेगा। आपको बताया, मैंने कल सबसे पहले, जब ये परसों सुप्रीम कोर्ट का है, मैंने दोनों का पता देखा, रेजिडेंशियल एड्रेस दोनों जस्टिस का। जो जीवन रेड्डी जी हैं वो सीनियर हैं, वो उनका मेन जो है वो दिल्ली में नहीं है एड्रेस, शायद हैदराबाद में है। शाह साहब का दिल्ली में है, अकबर रोड पर। शाह साहब को मैं सारा का सारा सबमिशन देकर आऊंगा इंडियन पीनल कोड का। आप इस तरह डायरेक्ट करिए उसको, सीबीआई के डायरेक्टर को, वो तो उनके अंडर है कि एक कंप्लेंट फाइल करे अगेंस्ट अननोन पीपल बेस्ड ऑन दोज प्राइवेट बैंकर्स एसोसिएशन, और वहां से एक एफआईआर रजिस्टर करके अपनी सीबीआई की कोर्ट से वारंट मांगे, और यहां पे पहले छपवा दे सारे अखबारों के अंदर, जिनके यहां तो खुद सरेंडर कर दें आके या खुद कर दें कोई भी, और नहीं देते उसके बाद सीधा आप जाके इंटरपोल से कनेक्ट कीजिए। इंटरपोल नहीं करेगी, इंटरपोल को करना पड़ेगा। हम उनको बोलेंगे, अगर वो कहते हैं हम नहीं देते जी, हमारा तो अपना लॉ है, तो इंडियन गवर्नमेंट को ये बोल सकती है कि आपका भी कोई यहाँ पे अगर किसी आदमी का पैसा और हम आपकी कंपनियों के सारे एसेट्स कॉन्फिस्केट कर रहे हैं यहाँ पे। जो बात अमेरिका ने कही, राइट। नंबर 1। नंबर 2, उसके डिप्लोमेट को बोलो यहां से जाओ और अपने वाले को बुला लो। आपको पता है स्विट्जरलैंड इस समय भूखा मर रहा है, 0.8% उसका जीडीपी है, प्रोस्टिट्यूशन ग्रो कर रही है, और स्विट्जरलैंड का ये हाल है कि वो जो उनकी करेंसी है फ्रैंक, वो स्ट्रांग तो इसलिए कि लोगों ने फ्रैंक खरीद के जमा करा। आज फ्रैंक से कुछ नहीं मिलता यूरोप के अंदर, इतना खराब हाल है। पिछले 3 साल में मनीष कुमार जी सारे यहां आए हुए मिनिस्टर, मेरे पास फोटो है सबकी, किसी ने कहा जी आप हमको फार्मास्यूटिकल की कंपनी खोल दो, वहां पे सारी ये भूटान जैसा हाल हुआ है स्विट्जरलैंड का। कोई टूरिज्म नहीं है क्योंकि सारा यूरोप इस समय बैठा हुआ है, और स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी बहुत एक्सपेंसिव है। वहां पे एक कप ऑफ टी आपको मिलेगा $7 का स्विट्जरलैंड के अंदर, ब्लैक मनी की वजह से। ब्लैक नहीं, वो सारा बैठ गया, धंधा बैठ गया। तो आपको मैं ये बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा तमाचा मारा, ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ, जहां पे एक सीनियर फाइनेंस मिनिस्टर की सारी पावर्स छीन ली गई हैं उससे एक मामले के ऊपर, शोइंग दैट ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड, राइट। नंबर 1। नंबर 2, इन्वेस्टिगेशन पहली बार सुप्रीम कोर्ट कर रही है अपने साथ। नंबर 3, वो 2 जजेस को तीसरा, आप देखिए कितनी सीरियसनेस है सुप्रीम कोर्ट में। रॉ को भी लगा दिया है साथ में। क्यों लगाया रॉ को? कि तुमको अगर कोई वहां से इंफॉर्मेशन मिलती है कि इसने जमा कराया, तो सुप्रीम कोर्ट वारंट इशू कराएगी सीबीआई से उसकी अरेस्ट की। माय गॉड। रॉ का आदमी आपको एक मालूम है, हर रॉ का एक आदमी हर इंडियन डिप्लोमेसी में होता, इंडियन एम्बेसी में होता है, और हर उस फॉरेन कंट्री की इंटेलिजेंस का आदमी उस कंट्री की एम्बेसी में यहां होता है। ये तो मालूम है आपको। और कौन सा रॉ का आदमी वहां पे सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेगा? जो इंडियन एम्बेसीज के जितने लोग बैठे हुए हैं स्विट्जरलैंड में या और जाएंगे। और किससे करेंगे? रॉ को अथॉरिटी नहीं, रॉ तो आगे रिपोर्ट करेगी उसको जीवन रेड्डी की कमेटी को, और जीवन रेड्डी की कमेटी, क्योंकि जीवन रेड्डी की कमेटी खुद ऑर्डर कर सकती है सीबीआई को कि ये इंफॉर्मेशन है, जैसे मैंने बोला एफआईआर कैन बी अगेंस्ट अननेम्ड पीपल, और उसके बाद ये। तो आप ये देखिए कि डेट कट ऑफ कैसे आ गई। अच्छा, पहला देश है जिससे स्विट्जरलैंड से टैक्स ट्रीटी साइन हुई है 70 में से, पहला। जो बाकी ट्रीटियां हुई हैं वो टैक्स हेवन नहीं है, और अब तक कुल 39 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है लिंचनस्टाइन से, पहला देश है ये। तो मैंने उनसे कहा ये कट ऑफ डेट जो था, क्या ये कुछ फैमिलीज को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है? ये कट ऑफ डेट का क्या मतलब है? हम क्यों कट ऑफ डेट लें? हमारे यहां क्राइम हुआ है, हमारे पैसे गए हैं, हमारे पैसे हैं। ये सरकार कौन होती है कट ऑफ डेट देने वाला? और अगर मैंने उससे पूछा ये कट ऑफ डेट जो दी गई, क्या कुछ फैमिलीज को करने के लिए दी गई? मैंने कहा कई फैमिलीज थी वहां पे। हमने वैसे ही बोल दिया कि 41 साल का लड़का भी है उसमें। उस पे वो साले बोले, आप अरे 41 साल के लड़के नहीं हो सकते और कोई? 41 साल का लड़का का क्या मतलब है? और हम लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई 41 साल का लड़का कौन था, और हम ये भी लिखेंगे कि
उसके परिवार का आदमी कौन कौन से किसके जहाज में किस दिन वहां ज्यूरिक में उतरा है, वो भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। सुप्रीम कोर्ट उसके बाद रॉ को ऑर्डर करे और वहां की अपने इसको ऑर्डर करे। अरे एक बात बताइए आप हमको, हम ये सवाल भी नहीं उठा सकते कि आपने वो दिन आपने क्यों चुना? आपने क्या पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लेके चुना? आप कौन होते हैं साहब? कल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह दी हमने सबको माफ कर दिया, जितने लोग हैं ये बाहर जितने हो गए तो माफ हो गया। ये प्रणब मुखर्जी कौन है? जेठमलानी जी ने उनका वो मांगा है रेजिग्नेशन। हमारे रेजिग्नेशन मानने से कुछ होगा नहीं। जब बीजेपी जैसे श्री अडवाणी जी राष्ट्रभक्त जैसे जो पूरा देश में खून बहा सकते हैं, जब वही इनको तकलीफ नहीं हो रही इनका रेजिग्नेशन मांगने की, अब ये बात जो है, ये बाकी जितने सीपीएम के लोग हैं आपके, ये जितना ये बात करते हैं कि साहब कैपिटलिस्ट कंट्री थीव्स, ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं, कहाँ हैं ये? वो गुरुदत्त का गाना है, जिन्हें हिंद पर नाज है वो कहाँ है? अब तो वो निकल चुका है सर्टिफिकेशन। लेकिन गुरु जी एक बात हम आपको बता दें मनीष बाबू, पाप जो है कितना छुपाओ वो फिर साला कहीं से निकल आएगा। पाप छुपता नहीं है और सत्य भी नहीं छुपता। देशबंधु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वबंधु जी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद काला धन हमारे देश में वापस आएगा। साथ ही हमें यह भी मालूम चलेगा कि वो कौन लोग हैं, कौन से उद्योगपति, कौन नेता, कौन ब्यूरोक्रेट, फिल्म स्टार, क्रिकेट प्लेयर्स जिन्होंने काले धन को विदेश के बैंकों में जमा किए। विश्वबंधु जी का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश सरकार के चेहरे पे एक तमाचा है। अब देखना यह है कि आगे आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के ये 2 रिटायर्ड जज इस जांच को किस दिशा में लेकर के जाते हैं और कैसे देश की जनता के पैसे को लूटने वाले काले धन के सौदागर कानून के शिकंजे में आते हैं। धन्यवाद।